है हरीश कुमार। आज मैं आपको भारतीय संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में विस्तार में बताने जा रहा हूं। तो हम पहले देखते हैं कि उद्देशिका उद्देशिका और प्रस्तावना। जब हम भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं तो उसमें उद्देशिका प्रस्ताव पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तुत करते हैं उद्देशिका प्रस्ताव। उसमें वो लोकतंत्र, समानता आदि चीजों का विस्तार से विवरण देते हैं कि भारतीय संविधान को हम जब निर्माण करेंगे और भारत जब स्वतंत्र होगा तो हम इन चीजों का मुख्य उद्देश्य रखेंगे कि क्या लोकतंत्र रहेगा भारत में या नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार उद्देशिका प्रस्ताव रखा और उसमें लोकतंत्र, समानता, समाजवाद, आर्थिक न्याय, इन सारी चीजों पे उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे हम उद्देशिका प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक, साथ ही साथ हम यहां देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पहली बार उन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव भी रखा। तो डेट भी याद करते हैं। अब हम देखते हैं कि उद्देशिका प्रस्ताव क्यों इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के बारे में अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो लोगों का अधिकांश जवाब रहते हैं 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ कुछ भाग, और उसके बाद पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारतीय संविधान में क्या था, एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां। जब भारतीय संविधान लागू हुआ कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को आधे तौर पर हुआ, और पूर्ण तौर पर अगर हम देखें तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। साथ ही साथ जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारतीय संविधान में क्या क्या था, तो एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में देखें तो ये 25 भाग हो जाता है, ये इस अनुसूचियां हो जाती है, सॉरी 12 हो जाता है, क्या 12 अनुसूचियां और 465 465 अनुच्छेद। तो ये चीज वर्तमान की स्थिति में हम इस चीज में देखते हैं कि उद्देशिका एक प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल में क्या था कि जब भारतीय संविधान बना और लागू हुआ तो क्या था, प्रस्तावना था। क्या था, प्रस्तावना। अब यही प्रस्तावना के बारे में यूपीएससी हर बार क्या करता है, प्रश्न पूछता है। जैसे 2017 में प्रस्तावना से प्रश्न आया था, और प्रस्तावना से प्रश्न आने का उद्देश्य यही है कि पहले हमें प्रस्तावना को समझना होगा कि कोई भी चीजें बनती है तो उन चीजों को बनने के पीछे क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजों का क्या होता है, महत्व होता है, योगदान होता है, यानी कुछ उसका भावार्थ होता है। ऐसे ही कोई चीजें नहीं बनती हैं। तो उसी प्रकार जब भारतीय संविधान में कुछ चीजों को क्या हुए, त्रुटियां हो, तो उसको प्रस्तावना के रूप में अगर हम देखें, प्रस्तावना को देखें, तो हमें भारतीय संविधान के भाग भी पता चलते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन यानी अमेरिका के संविधान में एक प्रस्तावना था, तो उसी से एडॉप्ट किया है गया है कि भारतीय संविधान में क्या होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए। और भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब से प्रस्तावना आज तक भारतीय संविधान में है। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना का जो अर्थ है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कोई चीज ऐसे ही नहीं बनती है, उस चीज के बनने के पीछे कुछ अर्थ होता है। तो जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा रहता है, तो ये जो सब फर्स्ट शब्द आता है, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो जब पाठ के रूप में हम पढ़े भारतीय संविधान का विस्तार अगर करें तो पहला में क्या है, राज्य यानी कि राजनीतिक भाषा में राज्य यानी कि देश, राजनीतिक भाषा में राज्य यानी देश ही होता है। हम जो बोलचाल में कहते हैं कि राज्य क्या है, तो हम जो छत्तीसगढ़ बोलते हैं, राजस्थान अगर बोलते हैं, हाँ उड़ीसा बोलते हैं, उड़ीसा, तो ये सामान्य बोलचाल में राज्य है। लेकिन अगर राजनीतिक भाषा में देखें तो ये राज्य नहीं है। राज्य होने के लिए क्या आवश्यकता है,
संप्रभुत्व, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। तो राजनीतिक भाषा में अगर हम देखते हैं कि राज्य किसको बोले जाते हैं, तो देश को बोले जाते हैं राज्य। और जो हम सामान्य बोलचाल में करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्थान राज्य या ओडिशा राज्य, तो ये राज्य नहीं है। राजनीतिक भाषा में ये चार तत्वों को माना गया है। और कुछ इतिहासकार या कुछ राजनीतिज्ञ एक और मानते हैं पांचवा तत्व, और वो है भूक्षेत्र। भूक्षेत्र या फिर भूगोल, भूगोल इसको मानते हैं। लेकिन वास्तव में देखें तो ये चार ही चीज इसके अंदर आते हैं राज्य। संप्रभुत्व, संप्रभुत्व ठीक, संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है कि वह क्षेत्र जहां पे क्या होना चाहिए, स्वयं का क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए। यानी हर निर्णय लेने में स्वयं क्या हो, दायित्व हो, उत्तरदायित्व हो। यानी देश यानी कि राज्य स्वयं का आंतरिक और बाह्य निर्णय, बाह्य और आंतरिक, आंतरिक निर्णय में क्या हो, स्वतंत्र हो। इस पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता, वो स्वयं से क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ एक क्या चाहिए देश के लिए, एक राज्य के लिए क्या चाहिए, जनसंख्या चाहिए। जनसंख्या के साथ ही साथ क्या चाहिए, एक भूभाग चाहिए। और भूभाग के साथ ही साथ क्या चाहिए, एक सरकार चाहिए, तभी तो वो देश चलेगा। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, लेकिन क्या नहीं है, संप्रभुत्व नहीं है। वही स्थिति अगर राजस्थान में देखें तो जनसंख्या तो है राजस्थान में, भूभाग भी है, जमीन भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुत्व नहीं है। और संप्रभुत्व का मतलब ये नहीं कि छत्तीसगढ़ अपने आप को एक अलग देश घोषित कर देगा, राज्य उड़ीसा वाले क्षेत्र को हथिया ले या ये इस क्षेत्र को हथिया ले, ये संप्रभुत्व नहीं है। बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने की संप्रभुत्व नहीं, ये किसको है, भारत में केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार को है। तो यहीं पर हम देखते हैं कि राजनीतिक में कि राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य के चार तत्व होते हैं, संप्रभुत्व, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। तो जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में क्या जो मेन स्रोत है, मेन भावार्थ है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग में ही क्या होता है, ये चारों पॉइंट यानी कि एक देश का बात ये शब्द में बोला गया है, हम भारत के लोग। अब इसी को डिटेल में डिफाइन करेंगे। प्रस्तावना में जो बात कही गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए ये तथा उन सब में व्यक्ति को गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस विधानसभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में पॉइंट आ गया है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित। तो अंगीकृत का मतलब यह होता है कि हमने उस संविधान को क्या किया है, अंगीकृत, यानी हमारे द्वारा जो प्रतिनिधित्व भेजे गए थे। पहले मैंने बताया कि भारतीय संविधान के निर्माण में क्या हुआ था, कुछ सीमित मात्रा में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था और कुछ रियासतों द्वारा प्रतिनिधित्व भेजे गए थे। तो आंशिक रूप से चुनाव भी और आंशिक रूप से क्या प्रतिनिधित्व भेजे गए थे। उससे क्या हुआ, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो अंगीकृत, फिर जब उन लोगों द्वारा भेजे गए, लोगों द्वारा जो नियम बना यानी विधि बना, संविधान बना, तो उसको हम क्या किए, अधिनियम का रूप दिए। क्या दिए, अधिनियम का रूप दिए। यानी जो जो प्रतिनिधित्व भेजे गए थे लोग, 299 सदस्य थे, तो जितने भी सदस्य थे वो सारे भारतीय जनमानस को क्या करते थे, रिप्रेजेंटिव करते थे। उन भारतीय जनमानस को क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। तब जब उन्होंने वो संविधान बनाया तो उस नियम को बाकी लोगों ने क्या किया, अधिनियम के रूप में पारित किया और आत्मसमर्पित, यानी कि हम उसको मानते हैं। तो इसमें से प्रश्न यही पूछा जाता है अधिकांश अगर हम देखें तो प्रस्तावना में कौन कौन सकते हैं, संप्रभुत्व संपन्न, ये शब्द ठीक, एक पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र और एक अखंडता, तो 42वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद ये शब्द। अब इसमें एक चीज है कि आर्थिक और राजनीतिक क्या है, समानता नहीं बोला गया। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या बोला है, न्याय, क्या न्याय दिलाने की बात बोला है, समानता की बात नहीं बोला। तो ये बेसिक कभी कभी क्या है, कूटो यानी कि शब्दों से क्या खेलता है। तो आर्थिक समानता की बात नहीं है, आर्थिक न्याय की बात है। अब आर्थिक न्याय का अर्थ वही है कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कि कोई उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है। अब निम्न वर्ग को काम पे जाना है लेकिन उच्च वर्ग वाला उसको नहीं ले रहा है, उसके साथ भेदभाव कर रहा है, तो उसको समानता का अवसर का मतलब यही है कि न्याय का अवसर का मतलब यही है कि उसको क्या मिलना चाहिए, उसको
काम पे जाने के लिए रोजगार मिलना चाहिए। तो ये क्या आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। अब इसका हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला संप्रभुत्व, तो संप्रभुत्व का मतलब क्या है? पहले अगर हम भारत जब अपने विशिष्ट शासन का क्या था, गुलाम था, तो क्या बोला जाता है? पहली बार अगर देखें तो 1784 में पिट्स एक्ट के चलते एक वैधानिक दस्तावेज यानी कि 1773 में रेगुलेट आया था और 1784 में क्या आया था? पिट्स एक्ट। तो पिट्स एक्ट के माध्यम से पहली बार ताज का प्रतिनिधित्व किया गया भारतीय क्षेत्र में। फिर अगर हम देखें तो 1858 की क्रांति के बाद 1858 भारत शासन अधिनियम, जिसमें भारतीय क्षेत्र को किसी ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और पहली बार क्या कहा गया कि ब्रिटिश अधिकृत भारत, ब्रिटिश अधिकृत भारत। अब ब्रिटिश अधिकृत भारत का मतलब क्या होता है कि भारत का शासक कौन है? ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के अंदर कौन है? भारत। ब्रिटिश अधिकृत, ब्रिटिश के अधीन कौन है? भारत है। अधिकृत का मतलब क्या है? अधीन। तो ब्रिटेन के अधीन कौन है? भारत। और जब भी भारत कोई भी चीज का क्या किया? प्रतिनिधित्व किया, तो उसमें क्या लिखा गया? ब्रिटिश अधिकृत, ब्रिटिश अधिकृत। जैसे कि हम देखते हैं 1914 फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ वॉर में भारतीय सेना क्या थे? शामिल थे। कई लोग को जानते नहीं होंगे कि भारतीय सेना ना भी फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ वॉर में शामिल हुए होंगे, लेकिन थे। लेकिन उसका आंकड़ा किसमें छुपाया गया था? तो ब्रिटिशों के अधीन के रूप में छुपाया गया था, ब्रिटिशों के सैनिक के रूप में छुपाया गया था। क्योंकि बोला हम क्या है? ब्रिटिश अधिकृत भारत। तो इसी चीज को हटाने के लिए भारतीय संविधान में एक चीज लाया गया प्रस्तावना में, संप्रभुत्व। तो संप्रभुत्व का मतलब होता है कि भारत बाह्य, आंतरिक तौर पर और बाह्य तौर पर अपना निर्णय, अपना विधि, अपना नियम स्वयं निर्माण कर सकता है। इसमें कोई भी बाह्य क्षेत्र का क्या नहीं हो? अतिक्रम नहीं होगा। अतिक्रम नहीं होगा। भारत अपना नीति स्वयं डिसाइड कर सकते हैं कि वो किसी देश के साथ क्या कर सके, संधि या फिर किसी देश के साथ युद्ध। यह नीति भारत को एक क्या बनाता है? संप्रभुत्व, यानी कि स्वयं में एक शक्ति बनाता है कि भारत में स्वयं में क्या है? शक्ति है। दूसरा देखते हैं समाजवादी। सोशलिस्ट। और समाजवादी शब्द आता है तो मन में यही प्रश्न आता है कि समाजवादी यानी कि जो यूरोपियन सोशलिस्ट होगा। तो ऐसी बात नहीं है। समाजवादी का अर्थ ये नहीं है कि भारत में सभी को क्या मिलना चाहिए? समता मिलना चाहिए। इसमें दो समाजवाद में दो विचारधारा की प्रधानता है। एक मार्क्सवाद, मार्क्सवाद, और एक गांधी। तो ये दो जो व्यक्तित्व है, एक कार्ल मार्क्स, एक गांधी। तो ये दो प्रकार के क्या है? समाजवादी। तो उसमें अधिकांश झुकाव हम देखें तो गांधीवादी समाजवाद में ज्यादा झुकाव मिलता है भारतीय संविधान के, ना कि मार्क्सवाद में। मार्क्सवाद कभी मिलता है, कम मिलता है गांधीवाद में। जैसे कि डीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल पॉलिसी, आदमी की राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये सारी चीजों में क्या मिलता है? समाजवाद। साथ ही साथ आता है पंथ निरपेक्ष। एक शब्द आता है सेक्युलरिज्म, यानी पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। अब भारत का कोई धर्म नहीं है
तो यहां से लोग क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं कि भारत में यह पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया अभियान 20वें संविधान संशोधन द्वारा। तो बात यही तर्ज पे है कि भारत एक बहु जनसंख्या वाला देश है। अब बहु जनसंख्या वाला देश होने के नाते भारत में विभिन्न संप्रदायों के लोग, पंथों के लोग और विभिन्न संस्कृति के लोग भारत में निवास करते हैं। अगर हम देखें तो भारत में मुख्य तौर पे हिंदू, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, बुक्स, तो आदि जो कल्चर है, हिंदू, क्रिश्चियनिटी, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ये सारे कम्युनिटी के लोग भारत में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब सभी कम्युनिटी का क्या है, अपनी अपनी क्या है, मान्यताएं हैं। तो कहीं ना कहीं मान्यताएं जहां से आती है वहां से क्या होता है, विभेदन। डिस्क्रिमिनेशन होता है। जहां से मान्यता आती है वहां से डिस्क्रिमिनेशन का आरंभ होता है, विभेदन का आरंभ होता है, क्योंकि मान्यता है। अब कोई व्यक्ति है, वह मानेगा कि 100 साल पहले भारत में सोने की वर्षा होती थी, तो कुछ लोग मानेंगे, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो एक मान्यता थी पहले, वही बात को लोग मानते थे, अब नहीं मानते। तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, विभेदन आ रहा है। कुछ बात पर जहां से मान्यता आती है वहां से क्या आता है, डिस्क्रिमिनेशन आरंभ होता है। तो हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है। तो जब मान्यताएं आपस में, अब मान्यताएं हैं तो क्या हो गए, फॉलोअर भी हो गए, और फॉलोअर होंगे तब क्या होगी, हेट भी मिलेगा, हेट भी मिलेगा। उसी प्रकार मान्यता है, हिंदू धर्म की कुछ मान्यता है, मुस्लिम धर्म की कुछ और मान्यता है, सिख धर्म की कुछ और मान्यता है। तो हर मान्यता में क्या है, कुछ ना कुछ फॉलोअर्स है। मान्यताओं में क्या है, फॉलोअर्स है। मान्यताओं में क्या है, फॉलोअर्स है। और वही फॉलोअर्स आपस में क्या करते हैं, हेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र है, यानी कहीं ना कहीं जो देश है, वह देश एक अंधकारमय दुनिया में, अंधकारमय जालों में क्या हो रहा है, फंस रहा है, और उस देश की प्रगति क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो मान्यताएं जब आती है तब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है। और जब डिस्क्रिमिनेशन आने का भी अगर हम कारण देखें तो मान्यताओं में क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, और वही फॉलोअर्स आपस में क्या होते हैं, हेट होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में मान के चलिए, 100% में से 80% हिंदू है, और मान के चलिए 10%, इधर में कर देते, सॉरी 70%, बाकी 10%। तो ये आपस में तो लड़ेंगे ही, क्योंकि मान्यता है, इसका एक मान्यता है और इसका एक अपना मान्यता है, इसका एक अपना मान्यता है, बाकी इसका एक क्या है, अपना मान्यता है। तो ये मान्यताओं में क्या होंगे, ये फॉलोअर भी क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ये अपना मान्यता करेगी, हिंदू वाला, जो मुस्लिम है वो अपना मान्यता फॉलो करेगा, और जो सिख है, जैन है, पारसी जो भी है, वो अपना अपना क्या करेंगे, फॉलो करेंगे मान्यता को। लेकिन वहीं पे जब क्या होता है, एक मान्यता दूसरे मान्यता को क्या करते हैं, खारिज करते हैं बातों को, तब आता है डिस्क्रिमिनेशन। और आज जो भारत में हम देखते हैं 2026 में, ये लोग इतने नफरती हो रहे हैं कि उसको, मुसलमान को अगर बात करने में लोग कहते हैं कि आपके हिंदू संकट में, वो कहते हैं मुस्लिम संकट में है, वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी संकट में है। तो कोई संकट में नहीं, बात क्या है, मान्यताओं की है। जब मान्यता क्या हो रहे हैं, आपस में फॉलोअर क्या हो रहे हैं, जो अपनी मान्यता को सिद्ध कर रहे हैं, तब एक मान्यता दूसरे मान्यता से क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, तभी क्या हो रहा है, विभेदन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन लोग ये बात समझने को पाते नहीं, और बात करते हैं 42वें संशोधन के यही पंथ निरपेक्ष बातों पे, कि पंथ निरपेक्ष का मतलब यह नहीं है कि भारत एक धर्म विहीन है। लोग कहते हैं ना कि भारत एक धर्म विहीन है, इसको जोड़ा गया, तो पंथ निरपेक्ष के ही मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, और धर्म व्यक्ति की स्वयं मान्यता है। राज्य का कोई धर्म नहीं, और धर्म व्यक्ति की स्वयं मान्यता है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत एक नास्तिक का देश है, देश भी नहीं है, नास्तिक का देश भी नहीं। लेकिन भारत किसको फॉरवर्ड करता है,
सर्वधर्म समभाव की भावना, सर्वधर्म समभाव की भावना को भारत देश क्या करता है, मान्यता करता है। अब यही चीजें हैं कि भारत एक क्या है, धर्म विहीन भी राष्ट्र नहीं है। अब सेक्युलरिज्म बोलेंगे कि भारत में क्या है कि भारत सेक्युलरिज्म है, यानी भारत की कोई धर्म नहीं, तो ऐसी भी बात नहीं है। यहाँ पे सब खारिज एक शब्द में काट दिया गया है कि भारत में धार्मिक चीजें हैं, लेकिन धर्म क्या है, व्यक्ति की स्वयं निजी मान्यता है कि आप कोई भी धर्म के फॉलोअर हो सकते हैं या कोई भी मान्यता के क्या हो सकते हैं, फॉलोअर हो सकते हैं। लेकिन भारत में क्या है, सर्वधर्म समभाव की भावना है, यानी सभी धर्म समान है, इसलिए व्यक्ति अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, धर्म मान सकते हैं। राज्य धर्म नहीं मानेगा। अगर मैं पूछूं कि हर राज्य अपना अपना धर्म मानेगा, तो आज एक राज्य से दूसरे राज्य के करने जाते हैं लोग, कमाने जाते हैं, तो जब कमाने जाएंगे तो उसको क्या होगी, दिक्कत होगी। क्यों क्यों दिक्कत होगी? अब बात यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाता है, तो हर राज्य की अपनी क्या होती है, जियोग्राफी होती है, स्थिति, भौगोलिक स्थिति। अब लोग कहते हैं कि मुसलमान मांस खाता है। कौन कहता है मुसलमान मांस खाता है? रिलीजन ओनली टू मैटर टू डिपेंड ऑन अ जियोग्राफी। रिलीजन हमेशा जियोग्राफी, भूगोल पर ही निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम देखें, भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कड़ाऊ पहन लिए, धोती पहन लिए, कुर्ता पहन लिए और घूमते चले गए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ठंडी मीडियम रहता है एवरेज में। लेकिन अगर हम यूरोप पे चले जाए तो वहां कड़ाके की ठंडी पड़ती है, -3 डिग्री, -4 डिग्री, -10 डिग्री, यानी कि जो पानी भी क्या है, बर्फ हो जाता है। तो वहां के लोग क्या किए, बूट पहने, लेदर के जैकेट पहने, लेदर के पैंटे पहने। तो वहां की जो धार्मिक चीजें हैं, वहां पे चर्च क्रिश्चियनिटी क्या करते हैं, चर्च में जूता पहन के भी चले जाते हैं। तो जूता पहन के जाने का मतलब वही चीजें हैं कि वहां ठंड प्रदेश है, इसलिए उनका क्या है, पहनावा भी चेंज है। जैसे कि पेड़ को अगर हम देखें, तो जब हम यहां रहते हैं मध्य भारत में, तो हम पेड़ में देखते हैं बरगद मिलता है, सॉरी पीपल मान के चलते हैं, पीपल का पेड़ मिल जाता है। लेकिन अगर हम हिमालय में चले जाए, हिमालय, तो हिमालय में बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ नहीं मिलेगा। सॉरी ऐसे भी है, पीपल का पेड़ नहीं मिलेगा, वहां पे मिलेगा, शंकुधारी मिलेगा पेड़। शंकुधारी मिलने का वही कारण है, जब बर्फ आएगा तो इधर आएगा। तो जियोग्राफी डिपेंड ऑन कल्चर, कल्चर कॉस्ट्यूम, तो भूगोल ही निर्धारित करता है कि आप क्या पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे। अगर ठंड का मौसम आएगा तो ऑटोमेटिक आप जैकेट पहनोगे, और बरसात का मौसम आएगा तो आप रेन कोट पहनोगे, और ठंडी का जब गर्मी का जब मौसम आएगा तो आप पतले कपड़े पहनोगे। तो उसी प्रकार जियोग्राफी मेटर ऑन रिलीजन, तो जियोग्राफी इफेक्ट करता है। तो यही चीजें हैं पंथ निरपेक्ष पे, कि भारत में कोई पंथ निरपेक्ष मतलब ये नहीं कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र नहीं है, भारत का भी क्या है, सर्वधर्म समभाव की भावना चलती है।